29 किलो विस्फोटक, 20 वॉकी टॉकी और एक राइफल। जी हाँ, कुछ ऐसी ही साजिश रची गई थी कि देश को दहलाने की। बात है 19 अक्टूबर 2025 की। जम्मू कश्मीर में एक जगह लगती है बनपोरा नौगांव। बनपोरा नौगांव में हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसी सूचना मिलती है कि आसपास ही कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज की गई हैं जो देश के लिए हानिकारक हो सकती है, जिसमें से बनपोरा की जो दीवारें हैं गांव की, वहां पर जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर होते हैं वो चिपकाए जाते हैं और उन पोस्टरों पे कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे होते हैं जो देश को काफी नुकसान पहुंचाने के थे। तो जैसे ही पुलिस को ये पोस्टरों के बारे में पता चलता है, पुलिस अपने एक्शन में आती है, तुरंत जांच में जुटती है एंड पता लगाने की कोशिश करती है आखिर ये पोस्टर चिपकाए किसने है। पुलिस जब अपनी जांच कर ही रही थी तो पुलिस को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है डॉक्टर आदिल अहमद। जब पुलिस डॉक्टर आदिल अहमद को हिरासत में लेती है एंड उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये पोस्टर्स क्यों चिपकाए हैं, तुम्हारे इसके पीछे क्या कारण थे, क्या तुम्हारी साजिशें हैं, तब वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसके तार जम्मू कश्मीर से सीधा फरीदाबाद से सीधा दिल्ली जाकर जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और आज आपको मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अभी रिसेंटली हमारी जो दिल की धड़कन है दिल्ली, उसको दहला दिया, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। दोस्तों, जब सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती हैं और उससे पूछताछ की जाती है तो उससे पूछताछ में पता चलता है कि उसके जो तार हैं वो गुड़गांव की एक यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जब यहाँ हरियाणा पुलिस को कांटेक्ट करती है एंड दोनों पुलिस मिलकर जब अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर उन्हें एक इंसान मिलता है जो कि खुद एक डॉक्टर होता है एंड उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर मुजम्मिल। पुलिस जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार करती है तो उससे पुलिस को यह पता चलता है कि फरीदाबाद का एक इलाका है जिसका नाम है धोजा, यानी कि धोजा एक गांव है फरीदाबाद का, जहां पर एक दूसरा डॉक्टर इस साजिश का नेक्स्ट कड़ी बुन रहा था। धोजा गांव में एक मकान है जिस मकान को एक गोदाम की तरह यूज किया जा रहा था एंड जब पुलिस उस गोदाम पर छापा मारती है तो पुलिस को वहां से कुछ जिंदा कारतूस, हथियार एंड काफी विस्फोटक चीजें मिलती हैं। लगभग इसकी क्वांटिटी जो बताई जा रही है वो लगभग 300-350 किलो के आसपास बताई जा रही है। ये विस्फोटक इतने खतरनाक थे कि यदि अगर ये फट जाएं तो पूरे के पूरे शहर को खत्म कर सकते थे। जी हाँ, पुलिस ने इतने बड़े विस्फोटकों का पता लगाया एंड जो आतंकों की साजिश थी उसको नाकाम किया। पुलिस जब आगे पड़ताल शुरू करती है तो आगे जाके एक इनके तार एक डॉक्टर शाहीना या डॉक्टर शाहीन उनका नाम है, उनसे जाकर जुड़ते हैं। पुलिस जब उन तक पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करती है, उनके पास से भी AK-47, उनकी निशानदेही पे बेसिकली कह सकते हैं कि AK-47 और हथियार जखीरा मिलता है। अब जैसे ही पुलिस इतनी सारी चीजों को कब्जे में ले लेती है तो पुलिस हो, चाहे IB हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, जो भी टीम इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी, वो थोड़ा खुशी मनाने लगते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े हादसे को नाकाम कर दिया है। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसका वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी दिन आता है अगला 10 नवंबर का। जैसे ही दिन आता है 10 नवंबर का, दिल्ली का जो लाल किला है, जो काफी भीड़ भाड़ वाला एक इलाका है, बिकॉज जहां ये हादसा हुआ वहां के राइट साइड में लाल किला है, उसके सामने चांदनी चौक बाजार है जो कि काफी चकाचौंध से भरा रहता है। अक्सर हम लोग चांदनी चौक गए होंगे, वहां पे हमने खूब खरीदारी करी होगी। तो जैसे ही वहां पर एक उस रेड लाइट लाल किले की जो एक रेड लाइट होती है, वहां पर एक कार पहुंचती है, सडन उसमें ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि तुरंत ही उसकी जद में जो लोग थे, लगभग 10-12 लोग की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, लगभग 20 से 25 लोग घायल हो जाते हैं। जैसे ही धमाका होता है उस टाइम पे काफी लोग चल रहे थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्लो था। जब ये धमाका हुआ, ये धमाका लगभग 6:52 या 55 मिनट के आसपास हुआ था एंड बताया जा रहा है कि ये धमाका जब हुआ तब लोगों को पहली बार तो ये लगा था कि जैसे कोई CNG का सिलेंडर फट गया किसी गाड़ी के अंदर। लेकिन जब लोगों ने वहां मौके पर पहुंच के देखा एंड लोगों ने उसकी बयान किया कि जब उस घटनास्थल को देखा तो उस घटनास्थल को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये कोई सिलेंडर फटने का काम है। खैर, जैसे ही ये हादसा होता है तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की टीम और दमकल गाड़ियां एंड और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी इंटेलिजेंस टीम्स हैं तुरंत सब मौके पे भागती हैं, बिकॉज लाल किला जो है वो बहुत ही एक धरोहर है भारत की। अगर उस पर कुछ
होता है तो समझ लो एक तरीके से सीधा इंटेलिजेंस फोर्सेस पे हमला किया जा रहा है। तो खैर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां जाके घायलों के हालत का मुआयना करती है। जो घायल होते हैं उनको तुरंत पुलिस अस्पताल को LNJP अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहाँ पे उनका अभी भी इलाज चल रहा है। और जब ये धमाका हुआ था, ये धमाका कुछ इतने भयानक तरीके से हुआ था कि जब पुलिस पहुंचती है तो जैसे जैसे वो गिनना शुरू करती है, गिनती बढ़ती जाती है धीरे धीरे। कभी 7 मृत्यु की संख्या कभी 7 होती है, कभी 8 होती है, कभी 9 होती है। और ये संख्या दिन टाइम टाइम बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लाशों का जो हाल है वो इतना बुरा हो गया था कि लोग पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। जो बिल्कुल उससे गाड़ी से सटके खड़े थे, उनके तो बिल्कुल मानो परकच्चे उड़ गए थे। अक्सर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके शरीर से उनका सर अलग हो गया था, उनके हिस्से अलग अलग टुकड़ों में बिखर गए थे। लोगों को पहचाना भी नहीं जा रहा था कि वो कौन है, कहाँ है, जिनकी पहचान भी बहुत मुश्किल से हुई थी। क्योंकि दोस्तों चांदनी चौक का जो इलाका है ना, ये दिन हो चाहे रात हो, बहुत चकाचौंध से भरा रहता था। एंड आतंकियों ने शायद यही चीज सोचकर इस घटना को अंजाम दिया था। खैर जब पुलिस अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो बैक टू बैक एक्शंस ले रही थी, तो साथ ही साथ वो वहां पे जितने भी CCTV कैमराज हैं उनको भी चेक करती है एंड ये डिटेल निकालती है कि आखिर ये गाड़ी थी कौन सी। तो पुलिस जब अपनी जांच कर रही थी, उस जांच में पुलिस को पता चलता है ये एक I-20 गाड़ी थी, सफेद रंग की, जिसका नंबर हरियाणा रजिस्टर्ड था। ये जो गाड़ी थी ये लगभग फरीदाबाद से चली थी जब अपनी सारी CCTV कैमरा वो जांच करती है। एंड लगभग 8:30 बजे के आसपास से दिल्ली में एंट्री करती है। दिल्ली में एंट्री करने के बाद ये जो गाड़ी होती है, ये जो लाल किले के पास एक पार्किंग है, उसमें लगभग 3 घंटे के लिए पार्किंग होती है। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रही है कि ये लगभग जो बंदा इस गाड़ी को चला रहा था वो लगभग 3 बजे से लेके 3-3:30 बजे से लेके लगभग जब तक ये घटना नहीं होती और वो गाड़ी पार्किंग में रहती है, उस गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा था। तो जब लगभग 6-6:30 बजते हैं तो ये गाड़ी पार्किंग से निकलती है। पार्किंग से निकलते ही ये गाड़ी उस इलाके में पहुंचती है जहां ये धमाका हुआ था। धीरे धीरे स्लो ट्रैफिक था। जो इसका ड्राइवर था उसने मौके का इस चीज का फायदा उठाया एंड उसने उस विस्फोटक को वहां पे ब्लास्ट कर दिया। खैर इस ब्लास्ट के बाद पुलिस और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, पता करती है कि ये गाड़ी आखिर है किसकी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही होती है, पुलिस को जांच में पता चलता है ये गाड़ी किसी सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो गुड़गांव का निवासी है। पुलिस जब सलमान के एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां जाके उनको मिलता है एक दिनेश नाम का व्यक्ति। जी हाँ, दिनेश वो इंसान था जिसके मकान में ये सलमान नाम का व्यक्ति लगभग 2016 से 2021 तक रहता था। जी हाँ, तो पुलिस दिनेश के पास पहुंचती है। पुलिस दिनेश से पूछताछ करती है कि हमें सलमान से मिलना है। तो जो दिनेश होता है वो ये कहता है कि सलमान यहाँ पे किराए पे रहता था, लेकिन अब सलमान ने ये घर खाली कर दिया है एंड वो सोना की ग्लोबल ब्रीज हाइट्स में शिफ्ट हो गया है। खैर पुलिस दिनेश को उठाकर अपने साथ लेके जाती है पूछताछ के लिए, साथ साथ सलमान का पता लगाने के लिए भी। पुलिस इसके बाद सलमान के पास पहुंचती है। सलमान के पास पहुंचने के बाद पुलिस ये जांच करती है कि आखिर ये गाड़ी सलमान ने किसको दी। तो सलमान जब पुलिस को बताता है कि उसने तो करीबन ये गाड़ी 1.5 से 2 साल पहले ही बेच दी थी। एंड पुलिस जब इस गाड़ी नंबर से सारे रिकॉर्ड खंगालती है तो इस 1 से 1.5 साल के अंदर ये गाड़ी लगभग 7 लोगों को बेची जा चुकी थी। खैर पुलिस जब तारिक की पूछताछ करती है, उसकी जानकारी निकालती है, तो तारिक भी फरीदाबाद का निवासी पाया जाता है एंड जो उसका मूल निवास था वो पुलवामा था। जी हाँ, ये पुलवामा ये वही जगह है जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये 29 किलो विस्फोटक कैप्चर किया था। कहीं ना कहीं ये इस चीज का हिंट दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जुड़ी हो सकती हैं। खैर जब पुलिस इन सब चीजों की और थोड़ी जांच करती है तो इन्हीं बीच में पुलिस जो है इसमें गुजरात पुलिस भी शामिल होते हैं। गुजरात पुलिस हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जो गुजरात ATS है वो 3 लोगों को गिरफ्तार करती है जिनका जो प्लान था वो इससे भी खतरनाक था। इन तीनों में से जो एक डॉक्टर होता है जो गुजरात ATS ने गिरफ्तार करे थे, जो गुजरात में पकड़े गए हैं, उन तीनों में से जो एक डॉक्टर होता है वो चाइना से पढ़ाई करके आया होता है एंड वहां से वो एक ऐसे केमिकल के बारे में पढ़ के आया था जिसकी अगर कहते हैं कि अगर एक बूंद भी इंसान को पिला दी जाए तो वो तुरंत से तुरंत मर सकता है। जी हाँ, वो एक ऐसे केमिकल को बनाने की तैयारी में थे जिससे काफी लोगों की जान जा सके। खैर जब गुजरात ATS उन तीनों को गिरफ्तार करती है, उनके यहाँ से भी ये केमिकल मिलता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो ये बताते हैं कि उनके प्लान कुछ ऐसे थे कि वो दिल्ली की जो लोकेशन है उनको टारगेट कर सकते हैं, मंदिर
जो प्रसाद बचता है बढ़ता है उनको टारगेट कर सकते हैं, एंड और ऐसी ही भीड़ भाड़ इलाकों को टारगेट करने का उनका प्लान था। खैर पुलिस ने सूझबूझ का परिचय तो दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर 10 में से 9 काम विफल कर देते हैं और एक काम हो जाए तो उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, जो कि फिलहाल अभी भी हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार के और पुलिस के इस काम पे उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे हैं कि पुलिस ने कितने बड़े हमले को विफल किया है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कितने बड़े हमले को विफल किया है। क्योंकि लोग बातें बनाने को हजार बना सकते हैं, लेकिन हम और आप ही वो लोग हैं जो पुलिस की आंख नाक कान होते हैं। अगर हम ही लोग इस चीज को थोड़ा सतर्क तरीके से, थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके, थोड़ा सेफ होकर और काफी एक डिटेक्टिव वे में अगर देखें तो हम पुलिस की काफी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बारे में। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मतलब मैं कहना भी नहीं चाहता कि कहानी पसंद आई होगी, बट ये बहुत ही दुखद घटना है। मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेबल लगती है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।